हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 4 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक बीपीएससी 72, अपकमिंग यूपीपीसीएस। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ आपका दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार कैटेगरी वाइज और दूसरी तरफ 2025 में विजेता कौन है उस श्रेणी में, और आपको मैचिंग करना है। आर्थिक विज्ञान, तो जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2025 में, किसे मिला है? तो आपका मिला है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हार्विट। तो एक का आपका हो जाएगा दूसरा। बी क्या है? शांति पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरिना मचाडो। बी का आपका हो जाएगा पहला। किस देश की है? वेनेजुएला की है। ये भी याद रखना है, किस देश की है? वेनेजुएला की है। सी क्या है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2025 में? तो लास्लो क्रास्जाना होरकाई। सी का आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा। किस देश से? हंगरी से है। तो आपका सी का क्या हो गया? सी का चौथा हो गया। डी क्या है? रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में किसे मिला है? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो डी का आपका हो जाएगा कौन सा? डी का तीसरा हो जाएगा। फिजिक्स में किसे मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट और जॉन एम मार्टिनेज। तो ई का आपका हो जाएगा छठा। ई का आपका छठा हो जाएगा। और एफ क्या है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे मिला है? मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सकागुची को। ये जापान की है और ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो एफ का आपका क्या हो जाएगा? पांचवा। एफ का आपका हो गया पांचवा। तो 2, 1, 4, 3, 6, 5 कौन से ऑप्शन में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2, 1, 4, 3, 6, 5 2, 1, 4, 3, 6, 5 ऑप्शन बी में है 2, 1, 4, 3, 6, 5। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट और जॉन एम मार्टिनेज को। और किसके लिए मिला है? किस खोज के लिए? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में, किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट, जॉन एम मार्टिनेज को। 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट और जॉन एम मार्टिनेज को। किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। तो जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सकागुची को। किसके लिए दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोज के लिए। और जो केमिस्ट्री में दिया गया है, रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। क्यों दिया गया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। साहित्य में किसे दिया गया है? तो हंगरी के लेखक है जिनका नाम है लास्लो क्रास्जाना होरकाई। इसके अलावा जो शांति का दिया गया नोबेल प्राइज 2025 में, तो वेनेजुएला की है मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के लिए दिया गया है। किसे? मारिया कोरिना मचाडो। किस देश से इनका संबंध है? वेनेजुएला से है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स में दिया गया है जोएल मोकिर,
फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 में, किसे दिया गया है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। और क्यों दिया गया है? तो नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। और आधा पुरस्कार जाएगा आपका जोएल मोकिर को। क्यों? किसके लिए दिया जाएगा आधा पुरस्कार? तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए। और दूसरा आधा पुरस्कार जाएगा अगियन, पूरा नाम क्या है? फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को, रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए दिया जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खालिद अल एनानी। 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी। और एक किनका पद संभालेंगे? तो अभी करंट में कौन है? आंद्रे अजोले। तो नवंबर 2025 के मध्य में कौन बनेंगे? खालिद अल एनानी। और यह पहली बार है कि जब किसी मिस्र और अरब उम्मीदवार ने यह पद संभाला है। इन्हें वोट कितना मिला? तो 57 में 55 वोट इन्हें मिले। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कितने वोट मिले। तो 55 वोट मिले 57 में से। और जो खालिद अल एनानी है, यह इजिप्टोलॉजिस्ट यानी मिस्र विशेषज्ञ और मिस्र के पूर्व पर्यटन एवं पुराविशेष मंत्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने एंट्रोमिक्स नामक एक नया mRNA आधारित कैंसर टीका लॉन्च किया है? तो रसिया ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने एंट्रोमिक्स नामक एक नया mRNA आधारित कैंसर टीका लॉन्च किया है? तो रूस ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग, IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, शॉर्ट में से बोलते हैं SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है विवेक मेनन, भारतीय है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय है। और ये पहले एशियाई अध्यक्ष भी बने हैं। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन, भारतीय। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो विवेक मेनन है, ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर है, ये याद रखना है। जो विवेक मेनन है, ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के फाउंडर है। और इसकी घोषणा कब हुई? तो जो वर्ल्ड कांग्रेस हुआ IUCN का, कहाँ पे? अबू धाबी UAE में। तो अंतिम दिन लास्ट डे अनाउंसमेंट हुआ था कि IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? विवेक मेनन। और ये पहले एशियाई अध्यक्ष बने और पहले भारतीय भी हो गए। इसके अलावा जो आपका स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, जो इसमें IUCN में जो सचिवालय होता है, 6 एक्सपर्ट कमीशन होता है, उनमें से एक है। और एक की रोल प्ले करता है किसमें? तो जो IUCN का रेड लिस्ट तैयार होता है, उसमें जो आपका स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है। इसके अलावा विवेक मेनन के बारे में और कुछ थोड़ा देख लेते हैं। इन्हें क्लार्क R बाविन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 में। फाइटली कंटिन्यूएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2018 में। इसके अलावा संस्कारा राउंड ग्लास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2017 में। रुफोर्ड अवार्ड मिला है 2001 में। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट है। रुफोर्ड अवार्ड जो मिला है 2001 में फॉर हिज वर्क ऑन एशियन एलिफेंट कंजर्वेशन, ये याद रखना है। इसके अलावा 2014 में ही वॉज मेड ए फेलो ऑफ द लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। और इन्हें ग्रांट किया गया है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन बाय लॉर्ड मेयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के कैसिनी मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शनि और उसके चंद्रमाओं का अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के आंकड़ों से
आंकड़ों के एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन संभव है। और जो कैसिनी है ये आपका नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने रखा था? तो इसका नाम रखा था श्रीलंका ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या थी? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थीम भी आपसे पूछ सकता है, ये ऑप्शन में दे सकता है। तो थीम क्या था? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में शुरू किए गए विश्व के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो आदि संस्कृति। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नई दिल्ली में शुरू किए गए विश्व के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आदि संस्कृति। इसके अलावा जो आदि संस्कृति क्या है? एक डिजिटल एकेडमी है एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है विथ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर ट्राइबल आर्ट कल्चर। किसके लिए है जो आदि संस्कृति है? फॉर ट्राइबल आर्ट कल्चर, क्राफ्ट एंड नॉलेज सिस्टम फॉर नेशनल एंड ग्लोबल ऑडियंस। ये भी याद रखना है। इसके अलावा इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी। किसके लिए? फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड द क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला कमर्शियल वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका कहाँ पे किया गया? सोनीपत में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनीपत। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, एट द दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका किस गांव में पड़ता है? तो पंछी गुजरन विलेज में। कहाँ पे है? आपका सोनीपत में है। तो गांव का भी नाम याद रखना है और एग्जैक्ट पोजीशन भी याद रखना है। कहाँ पे? एट द दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। और ये आपका सोनीपत में पड़ता है। गांव कौन सा है? पंछी गुजरान विलेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के 1893 के शिकागो भाषण को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन दिग्विजय दिवस मनाया जाता है? तो जो भाषण दिया था विवेकानंद ने, कब दिया था? 11 सितंबर 1893। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने वैज्ञानिक अनुसंधान को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सरल नामक टूल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको आप लोग इंग्लिश में ही देख लो, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF। और सरल क्या है? तो सरल क्या है? AI बेस्ड टूल है। और ये करेगा क्या? ये सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर को किस में? इनटू फॉर्मेट्स लाइक वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर एंड प्रेजेंटेशन फॉर द पब्लिक। सरल का मतलब क्या हुआ? सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। सरल स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। और ये पक्का एग्जाम में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सितंबर 2025 में अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्डिंग। ठीक है,
तो ये आपका दिया जाता है किसके द्वारा, ये हैदराबाद बेस्ड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा। और इस अवार्ड को लिया किसने, तो उनकी वाइफ है मनमोहन सिंह जी की गुरुशरण कौर जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2021 में स्नो लियोपार्ड है वो आपका हिम तेंदुआ 51 था, जो बढ़ के कितना हो गया है, 2025 में 83 हो गया है। हिमाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा इस सर्वे को कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वाइल्ड लाइफ विंग एंड द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट किया गया था। ओवर 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और कौन सा एरिया लिया गया था, तो इसमें आपका इंक्लूड द स्पीति वैली, किन्नौर, पंगी, लाहौल एंड द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में अपनी किस परियोजना के माध्यम से मिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रोजेक्ट हिमांग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने एक बार फिर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके इतिहास रचा है। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत एलएसी के पास जो आपका मिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है बीआरओ ने, किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट हिमांग के तहत। कहाँ पे है, तो एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन था, तो इससे पहले आपका जो रोड था दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क, ये था आपका उमलिंगला दर्रा में। 2021 में बीआरओ ने ही बनाया था और उस समय उसकी ऊंचाई कितनी थी, 1924। अब नया कौन सा हो गया है, नया आपका हो गया है जो मिंगला दर्रे पर बना है दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। इसकी ऊंचाई कितनी हाइट पे है, सबसे ऊंचा है जो कितना ऊंचा है, तो समुद्र तल से 19,400 फीट। और जो बीआरओ ने 2021 में उमलिंगा दर्रे पे बनाया था वो कितना था, 19,024। तो इसका रिकॉर्ड तोड़ा है बीआरओ ने ही। और ये अब कौन से दर्रे में है, तो मिंगला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। देश भर से 7 नए प्राकृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिससे अस्थायी सूची में भारत की संख्या सितंबर 2025 में 62 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 69 हो गई है। सितंबर 2025 की बात हो रही है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसके शामिल होने से भारत में अब 49 कल्चरल यानी सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक नेचुरल और 3 मिक्स्ड यानी मिश्रित विरासत संपत्तियां हो गई है। और जो 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, कौन कौन है, तो डेक्कन ट्रैप एट पंचगनी एंड महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पहला हो गया। कर्नाटक में जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर दूसरा हो गया। मेघालय एज केव्स तीसरा हो गया। नागा हिल ओफियोलाइट आपका चौथा हो गया। पांचवा आपका हो गया आंध्र प्रदेश एरा माटी दिबालू। छठा आपका हो गया तिरुमाला हिल्स। और सातवां आपका हो गया केरला का वर्काला क्लिफ्स। तो ये 7 है। और अस्थायी सूची में कितने शामिल हो गए हैं, तो 62 से बढ़कर 69 हो गया है, जिसमें 49 आपका सांस्कृतिक है, 17 प्राकृतिक है और 3 मिक्स्ड है। इसके अलावा मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए, 44। और ये क्या है, तो जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसमें 12 राजसी किले हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 11 है। सलहेर किला है, शिवनेरी किला है, लोहागढ़ है, खंडेरी किला है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, स्वर्णदुर्ग है, पन्हाला किला है, विजय दुर्ग है और सिंधुदुर्ग है। और एक तमिलनाडु में है जिंजी किला। ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंजी किला किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। और बाकी 11 आपका महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे किसने अप्रूव किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। किस मंत्रालय ने अप्रूव किया था इसे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और इसे फंड किया जाएगा, इसका कॉस्ट कितना है प्रोजेक्ट का? 4.95 करोड़। और इसे फंड किया जाएगा अंडर द MP-led स्कीम। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका एम क्या है? टू एम्पावर इंडियाज यूथ विथ इंडस्ट्री रेडी सेमीकंडक्टर स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज ग्रोइंग पूल ऑफ चीप डिजाइन टैलेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 11वां, ये भी याद रखना है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चेयरपर्सन कौन है? CPA यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के, तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वही होते हैं श्री ओम बिरला जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया, इनोग्रेट किया 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का बेंगलुरु में। और इसका थीम क्या था या एजेंडा टॉपिक क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्डिंग पीपुल्स ट्रस्ट, मीटिंग पीपुल्स एस्पिरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 3-day इवेंट था 11 से 13 सितंबर 2025। और इसको होस्ट किया गया था किसके द्वारा? कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और भारत जो है, इंडिया इज द 9th रीजन ऑफ द CPA यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एंड इंक्लूड 31 स्टेट एंड UT ब्रांचेज। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं हुई? तो सबसे ज़्यादा आपका हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो NCRB 2023 रिपोर्ट आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ पे किया किसानों ने? तो महाराष्ट्र में किया। कितना? तो टोटल का 38.5%। इसके अलावा टोटल 10,786 लोगों ने आत्महत्या किया, जिसमें आपका इंक्लूड है जो फार्मर है, कल्टीवेटर और जो एग्रीकल्चरल लेबर है, दोनों मिला के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टोटल पूछते तो 2023 में 10,786 लोगों ने सुसाइड किया है। इसमें दोनों इंक्लूड है, कल्टीवेटर या फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर। इसमें से 4,690 फार्मर या कल्टीवेटर ने सुसाइड किया है, जिसमें से 4,553 मेल थे। 4,553 मेल थे और 137 फीमेल थी। और एग्रीकल्चरल लेबर कितने थे जिन्होंने सुसाइड किया? तो 6,000 घटा लो अब, 10,786 माइनस 4690, तो 6,096 सुसाइड किया है किसने? एग्रीकल्चरल लेबर ने, जिसमें से 5,433 मेल थे और 663 फीमेल थे। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। टोटल का कितना परसेंट है? तो महाराष्ट्र में टोटल का है 38.5%। फिर महाराष्ट्र के बाद आपका आता है कर्नाटका 22.5% टोटल का, आंध्र प्रदेश 8.6%, मध्य प्रदेश 7.2% एंड तमिलनाडु 5.9%। इसके अलावा वैसे स्टेट या UT जहाँ पे 0 सुसाइड है, मतलब किसी ने भी सुसाइड आत्महत्या नहीं की है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2025 में जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनका नाम है लिंथोई चानम्बम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अक्टूबर 2025 में जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? लिंथोई चानम्बम। और भारत के कौन से राज्य से है? तो ये है मणिपुर से है। और जो जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पेरू के लीमा में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? पेरू के लीमा में। इन्होंने हराया किसे? लिंथोई चानम्बम जी ने, जो कि मणिपुर की है, तो नीदरलैंड की जोनी गेलन को। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पिक्चर में इन्हें देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष संगठन ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, शॉर्ट में से बोलते हैं IMAP, तो ये भी याद रखना है, IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह जो मिशन है नासा का यह मिशन हेलियोस्फीयर की सीमाओं का मानचित्रण करेगा ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि सौर कण कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हेलियोस्फीयर सौर मंडल की रक्षा कैसे करते हैं। और यह मिशन सितंबर 2025 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया। और इसे स्थापित कहाँ पे किया गया? तो पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन दूर प्रथम यानी फर्स्ट पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु L1 पर इसे स्थापित किया गया। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास सियाम भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त वायु अभ्यास है? तो सबसे पहले तो आपको याद क्या रखना है, जो एक्सरसाइज सियाम है ये कौन सा एक्सरसाइज है? तो एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस बार कहाँ पे हुआ था? तो 8 से 11 सितंबर 2025 पटाया थाईलैंड में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है। और किसका एक्सरसाइज है? जो संयुक्त वायु अभ्यास है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, ज्ञान साझा करना और आपसी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक आर्मी एक्सरसाइज होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच, कौन सा? एक्सरसाइज मैत्री। ये भी आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच ही होता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।